नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है। भारत के राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद कौन सा होता है? जी हाँ, आज हम उसी पद यानी भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में एक एक बात को गहराई से समझने वाले हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक हर पहलू को कवर करेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस पद का महत्व क्या है। फिर हम एक-एक करके अनुच्छेद 63 से 65 को देखेंगे। उसके बाद 66 से 68 और फिर 69 से 71 तक। आखिर में हम शक्तियों, योग्यताओं और हाँ, एग्जाम में आने वाले कुछ जरूरी फैक्ट्स पर भी बात करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर ये पूरा पद टिका है। आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने उपराष्ट्रपति का पद बनाया ही क्यों? इसका असली मतलब, इसका महत्व क्या है? देखिए, उपराष्ट्रपति पद के होने के पीछे ना दो बहुत बड़ी वजह है। पहली तो ये कि देश का जो सबसे बड़ा पद है यानी राष्ट्रपति का पद, वो कभी भी खाली न रहे, एक कंटिन्यूटी बनी रहे। और दूसरी वजह है हमारे संसद का ऊपरी सदन यानी राज्यसभा, उसको एक न्यूट्रल, एक तटस्थ प्रिसाइडिंग ऑफिसर मिल सके। और हाँ, एक मजेदार बात यह है कि ये आइडिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मतलब कार्यपालिका और विधायिका दोनों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ठीक है, अब आते हैं सीधे संविधान के आर्टिकल्स पर। चलिए सेक्शन 2 में अनुच्छेद 63 से 65 को समझते हैं, जो बताते हैं कि ये पद क्या है और इसके मुख्य काम क्या हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 63। इसकी भाषा ना बहुत सीधी सादी है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसमें बस इतना लिखा है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब होगा का मतलब है कि ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक अनिवार्य जरूरत। ये पद कभी खाली नहीं रह सकता। अब आता है अनुच्छेद 64, जो उपराष्ट्रपति की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डुअल रोल को दिखाता है। वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी पदेन सभापति होते हैं। अब ये पदेन या एक्स ऑफिशियो का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है, चूंकि वो उपराष्ट्रपति हैं इसलिए वो सभापति हैं। वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते और इसीलिए आम वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लेते। लेकिन हाँ, अगर किसी बिल पर वोट बराबर हो जाएं, मतलब टाई हो जाएं, तब वो अपना कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत देकर उस टाई को तोड़ सकते हैं। और अब अनुच्छेद 65, ये शायद इस पद की सबसे जरूरी जिम्मेदारी के बारे में बताता है। सोचकर देखिए, अगर किसी वजह से जैसे मृत्यु, इस्तीफा या पद से हटाए जाने के कारण राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो क्या होगा? ऐसे किसी भी क्राइसिस में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बनकर काम संभालते हैं। और हाँ, उस समय के दौरान उनके पास राष्ट्रपति की सारी शक्तियां होती हैं, सारे अधिकार होते हैं और वेतन भी राष्ट्रपति वाला ही मिलता है। तो ये तो हो गए उनके काम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रक्रियात्मक पहलुओं को देखते हैं। सेक्शन 3 में हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है और अगर पद खाली हो जाए तो क्या होता है। तो अनुच्छेद 66 चुनाव की प्रक्रिया बताता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टरल कॉलेज यानी निर्वाचन मंडल करता है। अब सवाल है कि इस मंडल में होता कौन कौन है? तो इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। ध्यान दीजिएगा, सभी सदस्य। इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों शामिल हैं। और राष्ट्रपति चुनाव से सबसे बड़ा फर्क यही है कि इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य यानी एमएलएज हिस्सा नहीं लेते। चुनाव का तरीका भी काफी खास है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है। दूसरा, इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा, वोटिंग पूरी तरह से गुप्त होती है, मतलब सीक्रेट बैलेट से। अब ये सब सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर इसका मकसद बस एक है, ये पक्का करना कि जो भी उम्मीदवार जीते उसे सांसदों का एक बड़ा समर्थन हासिल हो। अब बात करते हैं कार्यकाल की, जो अनुच्छेद 67 में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पूरे 5 साल। जिस दिन वो अपना पद संभालते हैं उस दिन से वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं। अगर उन्हें इस्तीफा देना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर सीधे राष्ट्रपति को देते हैं। और एक और जरूरी बात, वो तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि नया उपराष्ट्रपति आकर पद संभाल ना ले। अगला है अनुच्छेद 68, जो पद के खाली होने की बात करता है। मान लीजिए कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद खाली हो गया,
मृत्यु, इस्तीफा या किसी और वजह से, तो संविधान ये कहता है कि चुनाव हर हाल में 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। चलिए अब हम अपने आखिरी सेट के आर्टिकल्स पर आते हैं, अनुच्छेद 69 से 71। इसमें हम शपथ, कुछ खास प्रावधान और चुनावी विवादों के बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 69 है शपथ यानी ओथ के बारे में। देखिए, हर संवैधानिक पद की गरिमा उसकी शपथ में होती है। पद संभालने से पहले उपराष्ट्रपति 2 बातों की शपथ लेते हैं। पहला, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, और दूसरा, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। और ये महत्वपूर्ण शपथ उन्हें कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। अब अनुच्छेद 70 ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि को दिखाता है। ये संसद को एक खास पावर देता है। सोचिए, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए जिसके बारे में संविधान में पहले से कुछ लिखा ही ना हो, तब क्या होगा? तो ये आर्टिकल कहता है कि ऐसी किसी भी कंटिंजेंसी में संसद कानून बनाकर ये तय कर सकती है कि राष्ट्रपति के काम कैसे पूरे होंगे। और आखिर में अनुच्छेद 71 जो बहुत बहुत ज़रूरी है, ये साफ साफ कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी विवाद उठता है, तो उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ भारत का सुप्रीम कोर्ट करेगा, और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा वो फाइनल होगा। तो ये थे सारे संवैधानिक अनुच्छेद। इनको समझने के बाद अब जरा प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। सेक्शन 5 में हम देखेंगे कि इस पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या शक्तियां हैं और हटाने का प्रोसेस क्या है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरी, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथी, जो सबसे जरूरी है, वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा, लोकसभा नहीं। ये राष्ट्रपति पद की योग्यता से एक बड़ा अंतर है। अब देखते हैं हटाने की प्रक्रिया को, जो राष्ट्रपति के मुकाबले काफी सीधी है। पहला कदम, इसे हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। दूसरा कदम, प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले एक नोटिस देना जरूरी है। तीसरा कदम, राज्यसभा को इसे अपनी साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है। और चौथा कदम, लोकसभा को बस उस प्रस्ताव से सहमत होना होता है। और एक बात, इस प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट नहीं कहते। अब आते हैं वेतन पर। उपराष्ट्रपति को प्रति माह 4 लाख रुपये मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। ये जो सैलरी है, ये उन्हें उपराष्ट्रपति होने के लिए नहीं मिलती, बल्कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर जो वो काम करते हैं उसके लिए मिलती है। ये बात इस पद के डुअल नेचर को एकदम साफ कर देती है। तो हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब इस आखिरी सेक्शन में एक क्विक कंपैरिजन करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद का, और एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस टेबल को देखिए, ये सारे बड़े अंतर एकदम साफ कर देती हैं। चुनाव को देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए दोनों होते हैं, पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ एमपी। पद की बात करें तो राष्ट्रपति हमारे एग्जीक्यूटिव के हेड हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति। हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए महाभियोग है, जो बहुत मुश्किल है, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए एक साधारण प्रक्रिया है। और हाँ, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 5 बातें तो एकदम रट लीजिए। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव, संसद के दोनों सदन। पद, राज्यसभा का सभापति। हटाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी? राज्यसभा से। मिनिमम एज 35 साल। और चुनाव का विवाद कौन सुलझाएगा? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। और इन सब चीजों को याद रखने के लिए एक सुपर सिंपल ट्रिक देता हूं। बस ये लाइन याद रखिए, आरएस मतलब राज्यसभा है उपराष्ट्रपति का घर है। बस आप देखिए, चाहे सभापति होने की बात हो या हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत, हर बड़ी चीज राज्यसभा से ही जुड़ी है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या उपराष्ट्रपति का पद सच में हमारे देश का एक कम शक्तिशाली उच्च पद है, या फिर ये राजनीतिक निष्पक्षता का वो मजबूत स्तंभ है जो किसी संवैधानिक संकट के समय देश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।